वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन पेपर है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर है। HND 105 वाला कोड है। इससे पहले HND 104 का मैंने सॉल्व करवा दिया है। BA सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 की परीक्षाएं लगातार हो रही हैं DDU की, और मैं उसको सॉल्व भी करवा रहा हूं पेपर को। तो अन्य विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी का इससे पहले पेपर 1 सॉल्व करवा दिया, जिसमें कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करी थी, और ये सेकंड पेपर है अर्थात द्वितीय प्रश्न पत्र है। आइए चर्चा करने का प्रयास थोड़ा सा हम करते हैं। टाइम 1 घंटे का दिया जाता है आपको, और 60 नंबर का क्वेश्चन मतलब होता है, और 1.5 नंबर का एक प्रश्न होता है। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। और ये प्रश्न जितने भी पूछे गए हैं, मैंने 1-2 दिन मॉडल पेपर आपको दिया था पहले, उसी से सारे के सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आया है। तो आप अगर तैयारी करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स की परीक्षा लगी हुई है कल, तो उसके लिए ऑलरेडी आज मैंने जो है वीडियो दे दी है। आज 8 बजे से आप लोग लाइव देख ही रहे होंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया कार्यालयी हिंदी से क्या अभिप्राय है। तो कार्यालयी हिंदी से मतलब होता है कार्यालय में प्रयोग की जाने वाली जो हिंदी होती है वही होती है कार्यालयी हिंदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जन सामान्य के लिए हिंदी का कार्यालयी हिंदी का प्रयोग नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया पत्र की विशेषता होती है प्रभावोत्पादकता भी पत्र की विशेषता है। विचारों में सुस्पष्टता होनी चाहिए पत्र में, तभी एक पत्र को लोग समझ पाएंगे, जान पाएंगे। पत्र संक्षेप में होगा तो लोग उसको टाइम निकाल करके पढ़ेंगे। संपूर्णता होगी पत्र में, तभी विचारों को जान पाएंगे कि आखिरकार बात कही क्या जा रही है। तो पत्र की ये सारी विशेषताएँ होती हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे ऊपर। तो सभी जिन छात्रों ने डी लगाया उनको नंबर मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था पत्र के प्रकार होते हैं, अनौपचारिक पत्र भी होते हैं। अनौपचारिक पत्र जो गैर सरकारी पत्र होते हैं, अर्थात ऐसे पत्र जो शादी वगैरह में लिखे जाते हैं या एक मित्र दूसरे मित्र को लिखता है, तो ऐसे पत्र जो होते हैं वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र सरकारी पत्र वगैरह जो होते हैं उसको बोलते हैं, जो सरकारी कार्यालय में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो वो औपचारिक पत्र होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप सी लगाएंगे। ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। पत्र ये दोनों औपचारिक और अनौपचारिक ये दोनों प्रकार के पत्र होते हैं। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया पत्र के भाग होते हैं। देखिए, संबोधन भी पत्र में होता है, अभिवादन भी होता है, विषय वस्तु भी अपनी पत्र की होती है, मंगल कामनाएं भी कुछ पत्र में लिखी होती हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। उपयुक्त सभी चीज़ें एक पत्र में होती हैं, यानी पत्र के सभी एक भाग हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 5वां नंबर औपचारिक पत्र में नहीं लिखा जाता है। तो जो कार्यालयी पत्र या जो सरकारी पत्र होते हैं या औपचारिक पत्र, बात एक ही, तीनों का मतलब उसमें प्रशस्ति जो होती, प्रशस्ति माने होता है बढ़ा चढ़ा करके बखान करना, वो नहीं लिखा जाता। अभिवादन और समाप्ति होती है। अब प्रशस्ति वगैरह ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके कोई बात नहीं लिखी जाती। जो होता है अभिधात्मक मूलक भाषा का प्रयोग करके की जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 6ठा नंबर क्वेश्चन से आप देखिएगा। प्रश्न था निम्नलिखित में से किसके लिए आवेदन पत्र लिखा जाता है। अवकाश के लिए भी लिखा जाता है, यानी छुट्टी मांगने के लिए। अगर आपको फीस माफ़ करवाना तो भी आप आवेदन पत्र लिखेंगे। नौकरी प्राप्ति के लिए भी आप आवेदन पत्र लिखेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इन सभी के लिए। ठीक है, उपयुक्त सभी। 7वां क्वेश्चन से आप देखिएगा सरकारी या शासकीय पत्र की विशेषता नहीं है इनमें से। देखिए, नहीं है तो सरकारी पत्र पूरी तरह से अनौपचारिक होते हैं। देखिए, सरकारी पत्र अनौपचारिक नहीं होते, औपचारिक पत्र सरकारी पत्र होता है। तो ये गलत हो गया यहीं पर पहली बात। और यही पूछा गया आपसे कि सरकारी या शासकीय पत्र की विशेषता नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन आपका हो जाएगा सरकारी पत्र पूर्ण रूप से औपचारिक पत्र होते हैं, ना कि अनौपचारिक। और इसमें दिया क्या गया, अनौपचारिक दिया गया। सरकारी पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। संक्षिप्त होता है सरकारी पत्र, चूंकि सरकारी कार्यालयों में जो अधिकारी होते हैं उनके पास समय कम होता है पढ़ने के लिए। संतुलित भी पत्र होता है ताकि अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ। और राजभाषा की जो शब्दावली होती है, यानी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, कार्यालय हिंदी, उसका प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पत्र की, शासकीय पत्र की या सरकारी पत्र की विशेषता नहीं है, जबकि ये तीनों बी, सी और डी ये एक विशेषताएं होती सरकारी पत्र की। अगला प्रश्न 8वां नंबर पूछा गया कार्यालय आदेश में होता है कार्यालय द्वारा बनाए गए नियमों की जानकारी होती, बिल्कुल ठीक है। एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में स्थानांतरण की सूचना भी इसमें ही लिखी होती है। किसी अथवा कुछ कर्मचारियों को चेतावनी भी दी जाती है कार्यालय आदेश के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। उपयुक्त तो सभी चीज़ें कार्यालय आदेश में शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है सर्कुलर का क्या अर्थ होता है। तो सर्कुलर को मैंने बार बार आपको बताया, सर्कुलर माने होता है परिपत्र, हिंदी में परिपत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 10वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है
विज्ञापन के कार्य नहीं होते। नवीन वस्तुओं और सेवाओं की सूचना देना ये विज्ञापन का कार्य होता है। उपभोक्ताओं में वस्तु के प्रति रुचि पैदा करना और विश्वास जगाना, जो प्रचार आते हैं बार बार, ये एक प्रकार से उपभोक्ताओं में वस्तु के प्रति रुचि जगाते हैं, विश्वास पैदा करते हैं, तो ये भी ठीक बात है। सरकार को सलाह नहीं देता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपभोक्ताओं की स्मृति को प्रभावित करता है। लगातार अगर एक ही प्रचार 10 बार आप देखेंगे तो हो सकता है उसके लिए आपके मन में जगह उत्पन्न हो और आप उसको खरीदने के लिए तत्पर हों। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विज्ञापन के कार्य सरकार को सलाह देना नहीं होता, बाकी तीनों कार्य होते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वीं का। 11वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, विज्ञापन की विशेषताएं होती हैं। और आपको बता दूं, जिन छात्र छात्राओं ने हमारे द्वारा बताई गई वीडियोस को देखा होगा, निश्चित तौर पर एक भी प्रश्न वो छोड़ करके नहीं आए होंगे, एक आध दो प्रश्नों को छोड़ करके बाकी सारे प्रश्न वो लगभग 90% यानी लगभग इनमें से आप मान करके चलो कि 35 प्रश्न तो उनके एकदम से उस पर कुछ इब्बट था ही नहीं, वैसे कर देना था। अगला प्रश्न क्या है, विज्ञापन की विशेषताएं होती। विज्ञापन में ध्यान आकर्षित करने की क्षमता होती, बिल्कुल ठीक है। विज्ञप्ति वस्तु की मुख्य विशेषता पर बल देता है, ठीक है। तथ्यों की तर्कपूर्ण प्रस्तुति भी होती है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तो सभी। और जो मैंने ट्रिक बताई थी, उपरोक्त तो सभी विशेषताएं पूछी जाए, कारण परिणाम लाभ हानि ये सब पूछा जाए, प्रकार, तो उसमें डी ऑप्शन ही होता है उपरोक्त सभी। तो उसको लेकर के भी कई प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रारूपण के लिए अंग्रेजी शब्द का प्रयोग होता है, ड्राफ्टिंग शब्द का प्रयोग होता है प्रारूपण के लिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि अगर आप अभी एक प्रकार से दूसरा पेपर आपके किसी विश्वविद्यालय मतलब किसी विश्वविद्यालय का लगा हो तो आप इसको देखिए। इसके अलावा अगर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की मैं बात कर लूँ तो जो अन्य पेपर होने वाले अन्य सब्जेक्ट के, उसको लेकर के हमारा दूसरा चैनल है बीए करेकर यूट्यूब चैनल। तो आप बीए करेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। बीए करेकर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और वहीं पर प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो बीए सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड तमाम सारी वीडियोस हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी और बिल्कुल फ्री में। तो आप वहां से जा करके उन वीडियोज़ को देख लीजिए, 2022 वाली जितनी क्लासेस हैं वो आपको मिल जाएंगी। प्रारूपण के लिए अंग्रेजी शब्द कौन सा है भाई, ड्राफ्टिंग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रारूपण की विशेषता है। देखिए, जो टिक लगा हुआ है जरूरी नहीं है कि यही सही हो, तो आप लोग टिक जो लगा हुआ है इसको देख करके मत कि पहले मुझसे आगे भाग करके जो टिक लगा है वही लगा करके आप आंसर की मान लें, नहीं। जो टिक लगा है वो मेरे द्वारा नहीं लगाया गया है, वो बच्चों ने लगाया है जिसने पेपर भेजा है। तो आप लोग टिक पर भरोसा नहीं करेंगे, जो मैं लाल कलम से इस पर बताऊँगा वही सही होगा, ठीक है। तो प्रारूपण की विशेषता क्या है, शुद्धता और पूर्णता, स्पष्टता और संक्षिप्तता, शिष्टता और तथ्यपरकता, ये सब प्रारूपण की ही विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, टिप्पणियाँ वे अभियुक्तियाँ हैं जो किसी विचाराधीन पत्र के संबंध में लिखी जाती हैं और जिससे उसे निपटाने में आसानी हो सके। यह परिभाषा किसकी है, तो यह परिभाषा है प्रोफेसर श्रीराम शर्मा की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 15वां नंबर प्रश्न है, टिप्पण की विशेषता नहीं, संक्षिप्तता, तटस्थता, क्रमबद्धता और अस्पष्टता। तो टिप्पण अस्पष्ट नहीं होते हैं, स्पष्ट होते हैं, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। अगला प्रश्न आप देखिएगा 16वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न है मुख्य टिप्पण कहते हैं। तो प्रारंभिक टिप्पण जो होता है उसको मुख्य टिप्पण कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, इसमें थोड़ा सा मुख्य टिप्पण में थोड़ा सा, चूँकि शुरुआती दौर का जो टिप्पण का होता है, एक जो प्रक्रिया होती है टिप्पण लिखने की, तो प्रारंभिक टिप्पण जो होता है उसी को बोल सकते हैं मेरे हिसाब से। और इसमें हो सकता है अनुषांगिक टिप्पण भी लग जाए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि क्या मानता है। तो 16वें का थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। अगला प्रश्न है, संक्षेपण के प्रकार है, धारा प्रवाह संक्षेपण, सारणिक संक्षेपण, दोनों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न, संक्षेपण की विशेषता नहीं है। देखिए, संक्षेपण स्वतः पूर्ण होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, एक विशेषता है संक्षेपण की। संक्षेपण में भाव एवं भाषा शुद्ध और सुस्पष्ट होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। संक्षेपण में केंद्रीय भावबद्धता होनी चाहिए, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, नहीं होनी चाहिए, यही गलत हो गया। यानी संक्षेपण की विशेषता यही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। संक्षेपण में विस्तार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल संक्षेपण में संक्षेप होना चाहिए, विस्तार नहीं होना चाहिए, पल्लवन में विस्तार होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वें का। जिन्होंने सी लगाया होगा उनको नंबर मिल जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, संक्षेपण है मूल संदर्भ का विस्तृत रूप, बिल्कुल ठीक है। संक्षेपण ये नहीं होगा, बिल्कुल, क्योंकि संक्षेपण जो होता है वो विस्तृत रूप होता है, तो मूल संदर्भ का संक्षिप्त रूप, विस्तृत रूप जो होता है वो पल्लवन होता है, तो मूल संदर्भ का विस्तृत रूप इसको बोलेंगे पल्लवन, ठीक है, पल्लवन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन संदर्भ का जो संक्षिप्त रूप होगा उसी को संक्षेपण बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर, पल्लवन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है।
विस्तार, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा 21 नंबर प्रश्न, रिपोर्ट से क्या आशय है? रिपोर्ट को प्रतिवेदन कहते हैं हिंदी में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रतिवेदन के प्रकार है, व्यक्तिगत प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रतिवेदन, विवरणात्मक प्रतिवेदन या उपयुक्त सभी। तो प्रतिवेदन के सारे प्रकार है, व्यक्तिगत, संगठनात्मक और विवरणात्मक, ये 3 प्रकार के और भी प्रकार के प्रतिवेदन होते हैं, लेकिन ये 3 इनमें से जो दिए हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी 22 का। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण होता है? बिल्कुल, उत्तर भारत में प्रथम भाषा के रूप में हिंदी में शिक्षण होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर देखिएगा, प्रश्न है कंप्यूटर साधित भाषा अधिगम में होता है? शिक्षार्थी द्वारा स्वतः भाषा अधिगम या शिक्षक की सहायता से भाषा अधिगम? तो कंप्यूटर साधित भाषा अधिगम में शिक्षार्थी द्वारा भी और शिक्षक की सहायता से भी, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर, ई शिक्षण के अनुप्रयोग और प्रक्रिया हैं? वेब आधारित शिक्षा, कंप्यूटर आधारित शिक्षा और आभासी कक्षाएं, ये सब ई शिक्षा यानी जो इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा या इंटरनेट शिक्षा होती है उसी का अनुप्रयोग और प्रक्रियाएं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा 26 नंबर प्रश्न है, ई शिक्षण में ई का प्रयोग किसके लिए होता है? इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी होता है और इंटरनेट के लिए भी होता है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे उपयुक्त सभी, यानी मतलब कि ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, 26 का सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, जिन्होंने सी लगाया होगा उनको नंबर मिल जाएगा। 27 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, ई शिक्षा के प्रकार हैं? देखिए, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस दोनों प्रकार की शिक्षा होती है इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन से आप देखिएगा, ई शिक्षा की विशेषता नहीं है? किसी भी समय और किसी भी स्थान पर शैक्षिक कार्य हो सकता है ई शिक्षा के माध्यम से, बिल्कुल ठीक है। इसमें प्रैक्टिकल और लैब कार्य आसानी से हो सकता है? नहीं, ई शिक्षण में क्या होता है, लैब कार्य और प्रैक्टिकल आसानी से नहीं हो पाता है, तो ये गलत हो गया। शिक्षण सामग्री को अनिश्चित काल तक प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसमें छात्र नए कौशल सीखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यानी ये 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, ए, सी और डी, जबकि बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है ई शिक्षा की विशेषता को लेकर के। लेकिन प्रश्न है कि ई शिक्षा की विशेषता नहीं है, तो यानी गलत वाला भी आपको देखना था। तो ई शिक्षा की विशेषता ऑप्शन बी में दिया है, इसमें प्रैक्टिकल और लैब कार्य आसानी से हो सकता है, यही गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न की दृष्टि से। अगला प्रश्न है 29 नंबर देखिएगा, सरकारी और निजी शिक्षण चैनल है ई पाठशाला, ज्ञान दर्शन और स्वयं, ये सब प्रश्न मैंने ऑलरेडी बताए रखे हैं आपको, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सारे प्रश्न लगभग मेरे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से आए हैं, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, और जो मैं मॉडल पेपर बताता हूँ पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को एक ही में समाहित करके बताता हूँ, तो आप ये मत सोचें कि पेपर 1 का ये है पेपर 2 का ये है, दोनों को एक ही में करके मैं बताता हूँ। अगला प्रश्न है, ई शिक्षण में सहायक है ब्लॉग, फेसबुक पेज, पॉडकास्ट? देखिए, ब्लॉग से भी शिक्षा आप ग्रहण कर सकते हैं, फेसबुक पेज से भी, पॉडकास्ट से भी, हालांकि इसमें सी और डी दोनों हो सकता है, पॉडकास्ट और डी, हालांकि यहाँ पर डी लगा दीजिए क्योंकि इस सभी से भी शिक्षा ग्रहण करते हैं लोग। ई इलेक्ट्रॉनिक शिक्षण एक औपचारिक तरीके से तो नहीं हो पाती, लेकिन अनौपचारिक रूप से कुछ ना कुछ ब्लॉगिंग से लोग सीखते हैं, जानते हैं, फेसबुक पेज के माध्यम से कुछ सीखते ही जानते हैं, पॉडकास्ट के माध्यम से भी, तो डी ऑप्शन इसका ज़्यादा बेटर है, 30वें का डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से फेसबुक पेज नहीं है? देखिए, जनकीर्ति, जनसुलभ पुस्तकालय और फेसबुक साहित्य पत्रिका, ये सब फेसबुक पेज है। 9211 ये हिंदी की एक पिक्चर है, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9211 फेसबुक पेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा 32 नंबर प्रश्न है, शोध प्रक्रिया का पहला चरण है? शोध समस्या निर्धारण, विषय निर्धारण या शोध की रूपरेखा तैयार करना है परिकल्पना? तो शोध प्रक्रिया का जो पहला चरण है वो शोध की समस्या निर्धारण करना, उसके बाद में फिर विषय चुनना, फिर उसके बाद में उसकी रूपरेखा तैयार करना, फिर उसके अंदर प्राकल्पना या परिकल्पना करना, ये सब होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, शोध समस्या का निर्धारण करना। अगला प्रश्न है 33 नंबर देखिएगा, प्रश्न है शोध के लिए हिंदी के अन्य पर्याय शब्द हैं? अनुसंधान, अन्वेषण, अनुशीलन, ये सब शोध के लिए प्रयोग होते हैं हिंदी में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर देखिएगा, प्रश्न है परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ क्या है? कल्पना, परिकल्पना का और पूर्व चिंतन दोनों अर्थ हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परिकल्पना के कार्य हैं दिशा निर्देश, प्रमुख तथ्यों का चुनाव, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन। तो परिकल्पना में आप देखिएगा तीनों आ जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न आप देखिएगा आ चुका है 36 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में भी है। किसी प्रश्न समस्या प्रस्तावित उत्तर की जांच हेतु उत्तर खोजने की क्रिया शोध कहलाती है, परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा हो सकता है एडवर्ब या हजारी प्रसाद द्विवेदी की भी हो सकती है या पी.वी. यंग की। रेडमैन और मोरी की दूसरी परिभाषा है। तो इन तीनों में से किसी एक की परिभाषा, इसमें थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज़ हूँ, बाकी चर्चा कर लेंगे हम। अगला क्वेश्चन साहब देखिएगा, परिकल्पना का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है? देखिए, चेयरों की संख्या के आधार पर भी और चेयरों के विशेष संबंध के आधार पर भी और उद्देश्य के आधार पर भी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन से कंप्यूटर पर टाइपिंग के प्रकार है, नॉन यूनिकोड और यूनिकोड दोनों प्रकार का टंकण होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होंगे। 39 नंबर प्रश्न है, शॉर्ट हैंड का हिंदी शब्द है। देखिए, शॉर्ट हैंड को आशुलिपि के नाम से हिंदी में जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, आशुलिपि करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछा गया, प्रचलित नॉन यूनिकोड हिंदी फॉन्ट है। देखिए, कृतदेव, चाणक्य और वाकमैन चाणक्य तीनों जो है नॉन यूनिकोड फॉन्ट के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपयुक्त तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपने 40 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जाना। HND 104 का ऑलरेडी मैंने पेपर सॉल्व करवा दिया है, आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा जा करके, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पत्र है जिसको मैंने सॉल्व करवा दिया, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद।